नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSY आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो ये वीडियो खासकर पेट वालों के लिए बनाया गया है, यूपी पेट वालों के लिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो इससे आपकी जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिविजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में प्रबल है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक। और आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। और तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है बोध गया में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोधि वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के? अगर आपसे पूछे किस वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। और तप कितने वर्ष तक किए थे? तो ये तप 6 वर्ष तक किए थे, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। और आप लोग भगवान बुद्ध के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि आपसे पूछ ले कि भगवान बुद्ध को बचपन का नाम क्या था। भगवान बुद्ध का बचपन का भी नाम पूछ लेता है, तो भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी आपसे पूछे कहाँ पे है, किसी राज्य में या फिर देश में, तो ये लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक। लुम्बिनी नेपाल में है। और भगवान बुद्ध के बारे में ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु पूछता है कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर, जो कि कहाँ पे है? भारत में, यूपी में। कहाँ पे? यूपी में है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि इनके गृह त्याग का कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, तो 29 वर्ष की अवस्था में हुई थी इनकी गृह त्याग। और जो है ज्ञान प्राप्ति में 6 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष? 6 वर्ष लगे थे ज्ञान प्राप्ति में। तो टोटल ये 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक। और इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है बुद्ध धर्म में? तो इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक। तो ये चीजें, सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ये सभी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है बोध गया में हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधि वृक्ष के नीचे। भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और भगवान बुद्ध की जन्म कहाँ पे हुई थी? तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और गृह त्याग भगवान बुद्ध की हुई थी 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह त्याग के बाद ये 6 वर्ष तक यहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे तप करते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक। तप किए थे कितना? 6 वर्ष। और ये गृह त्याग की घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया? इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो राष्ट्रगान की बात कर रहा है, तो राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। तो और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। अब राष्ट्रगान के बारे में बात करें, आपसे पूछे कि राष्ट्रगान हमारा लिया कहाँ से गया है, तो ये हमारा गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया। कहाँ से? किस पुस्तक से आपसे लिया गया है, तो आपसे पूछे तो ये गीतांजलि नामक पुस्तक से ये लिया गया है। और हम राष्ट्रगान को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया कब गया है, ये आप लोग बताएंगे। भारतीय संविधान द्वारा अपनाया कब गया? तो इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। अब सबसे पहली बार कब गाया गया राष्ट्रगान को, तो ये पूछा जाता है कि प्रथम गायन करके इसको देखेंगे कब गाया गया था। तो इसको पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, उसमें ये गाया गया था, ठीक। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और गाने में इसको समय कितना लगता है? हमारा राष्ट्रगान जो है वो गाने में आप लोग ध्यान रखेंगे 52 सेकंड। ये तो आप बचपन से ही जानते होंगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि आपातकाल में इसे कितने समय में गाया जाता है, आपातकाल में इसे कितने समय में गाया जाता है, तो आपातकाल में इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। तो इतनी चीजें तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा, तो आप लोग बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगान लिया कहाँ से गया है, तो गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसे लिखा गया है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक। और प्रथम गायन इसके कब हुआ था, तो 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। और अपनाया कब गया? भारतीय संविधान के द्वारा संविधान में अपनाया गया
राष्ट्रीय गान को, तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान को गाने में समय कितना लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन अगर आपातकाल में इसे गाना हो तो इसे 20 सेकंड के गाने में समय लगता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कब की थी तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1875 में। और दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था इनका मूल नाम। क्या था? मूल शंकर। और आपसे पूछे कि इन्होंने दयानंद सरस्वती ने क्या नारा लगाया था? इनका एक फेमस नारा है, इन्होंने नारा लगाया था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या नारा लगाया था? वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने लगाया था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप अगला प्रश्न है, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। क्या? सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपसे पूछे किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। और आपसे पूछे कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक भी कौन है? शुद्धि आंदोलन के बारे में यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक, तो शुद्धि आंदोलन के जो संस्थापक भी थे कौन? दयानंद सरस्वती। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। इनका मूल नाम क्या था दयानंद सरस्वती का? तो मूल नाम मूल शंकर था। अब बात करते हैं, इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की। और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती हैं। कौन? दयानंद सरस्वती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें और उन्हें इस वीडियो के बारे में बताएं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा राष्ट्रीय पंचांग, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा शक संवत पे आधारित है। किस पे? शक संवत पे आधारित है। और राष्ट्रीय पंचांग पूछा जाता है, इसे संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? तो संविधान के द्वारा आपसे पूछे कि इसे कब अपनाया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक, 22 मार्च 1957 को। अब पूछा जाता है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम माह है वो क्या था? तो हमारे राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना है वो होता है चैत्र। प्रथम महीना और लास्ट महीना चैत्र होता है। प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह आपसे पूछ ले कि कब होता है? अंतिम माह तो फाल्गुन होता है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का। अंतिम माह क्या होता है? फाल्गुन होता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। और अपनाया कब गया था? तो ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और प्रथम माह इसका क्या है? तो चैत्र है प्रथम माह, और अंतिम माह कौन सा है? फाल्गुन है इसका अंतिम माह। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखें। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि है। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरु अंगद देव ने इसकी शुरुआत की। किसने? अंगद देव। और अंगद देव सिखों के किस नंबर के गुरु थे? तो 2nd नंबर के गुरु थे। और सिखों के गुरुओं से आप लोग प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नंबर के गुरु थे? सिख धर्म। अब बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो गुरु नानक थे। इसके संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के गुरु नानक इसके संस्थापक थे। और सिखों के बारे में बात करें, इसका प्रमुख त्योहार क्या है? सिखों के प्रमुख त्योहार के बारे में पूछे तो सिखों के प्रमुख त्योहार क्या है? सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। क्या है? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। और सिखों के बारे में बात करें, आपसे पूछे कि सिखों का धर्म ग्रंथ क्या है? तो सिखों के धर्म ग्रंथ के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों के धर्म ग्रंथ। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखों के धर्म ग्रंथ है। ठीक, और आपसे पूछ ले कि एक सिखों में गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु
तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुरु तेग बहादुर सिखों के किस नंबर के गुरु थे? 9th नंबर के गुरु थे, 9वें गुरु थे। इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो इनकी हत्या इनकी हत्या करवाया था औरंगजेब। इनकी हत्या कौन करवाया था? औरंगजेब। और क्यों हत्या करवाया था? क्योंकि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसके लिए। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पंजाबी भाषा की लिपि है जो गुरुमुखी, इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है गुरु अंगद देव ने, और सिखों के दूसरे नंबर के गुरु है। सिख धर्म के बारे में बात करें, संस्थापक कौन है? गुरु नानक है, और सिखों के ये पहले गुरु भी थे। ठीक, और बात करते हैं प्रमुख त्योहार क्या है सिखों का? तो बैसाखी है प्रमुख त्योहार। और धर्म ग्रंथ आपसे पूछे तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा को क्या कहते हैं? अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा केप केमोरिन। क्या हो जाएगा? केप केमोरिन। या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में आपको कन्याकुमारी मिलेगा। क्या मिलेगा? केप केमोरिन या फिर कन्याकुमारी मिलेगा। अगर आपसे पूछे केवल और केवल दक्षिणी बिंदु पूछे, भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे कौन सा है, तो इसका जवाब अलग हो जाएगा। तो इसके जगह पे आपको पिगमिलियन पॉइंट मिलेगा, या तो आपको पिगमिलियन पॉइंट मिल सकता है, या आपको मिल सकता है क्या? पिगमिलियन पॉइंट, या फिर इंदिरा पॉइंट मिल सकता है। क्या? इंदिरा पॉइंट मिल सकता है। ठीक, और इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट किस द्वीप पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है। किस द्वीप पे? अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है। और आपसे पूछे कि जो हमारे भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के उत्तरी बिंदु के बारे में आपसे पूछिए तो उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु भारत का क्या है? इंदिरा कॉल है। ठीक, यहाँ पे इंदिरा कॉल है उत्तरी बिंदु। और उत्तरी बिंदु जो है वो किस राज्य में है? तो ये लद्दाख राज्य में। किस राज्य में? लद्दाख राज्य में। और यहाँ पे दक्षिणी बिंदु तो हो गया। अगर आपसे पूर्वी बिंदु पूछे कि पूर्वी बिंदु क्या नाम है, तो पूर्वी बिंदु है, भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसको क्या है? किबुथु या फिर वलांगू। किबुथु या फिर आप याद रखेंगे वलांगू। और ये किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु हो गया। पश्चिमी बिंदु आप लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिमी बिंदु भारत का, तो ये हो गया आपके गुजरात में है। सरक्रिक भी मिल सकता है, या फिर गौहर मोती मिल सकता है। क्या? सरक्रिक या गौहर मोती। और ये किस राज्य में है? ये भारत के गुजरात राज्य में। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछे तो उसका जवाब हो जाएगा केप केमोरिन या फिर कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे केवल दक्षिणी बिंदु का, तो पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा या फिर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और ये अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो किस राज्य में है? इंदिरा कॉल कहते हैं उसे, और ये आपके लद्दाख में है। और पूर्वी बिंदु जो है किबिथु भी कहते हैं और वलांगू भी कहते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक है या फिर गौहर मोती, ये गुजरात राज्य में है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस, ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और आपसे पूछे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कह के संबोधित किया। अगर आपसे पूछे कि इन्हें महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसे कहा था, किसने कहा था? अर्धनग्न महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कह के संबोधित किया था। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी थोड़ी चीजें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहा था। क्या कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था नेताजी। अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले कौन है? यही रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन?
रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, आपको रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को कहने वाले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, अगर आपसे पूछे तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने वाले विंस्टन चर्चिल हैं। कौन, विंस्टन चर्चिल, ये अंग्रेज है, इसने कहा था। आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाले कौन है, एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित करा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक, और अब कुछ चीजें देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं, सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं, सूर्यास्त का देश जापान को, सूर्योदय का देश आपसे पूछे किसे कहते हैं, आपसे पूछे अगर कि सूर्योदय का देश ये किसे कहते हैं, तो सूर्योदय का देश जापान में कहते हैं। किसे, जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश है। और आपसे पूछे कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, सूर्य में आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक होती है। अगर आपसे पूछे कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क मंदिर, या फिर आपसे पूछ ले कि सूर्य, इसे ही क्या कहते हैं, सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, इसे ही ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या, ब्लैक पैगोडा भी इसे कहते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी वो सूर्य के सबसे निकट कब होती है, सूर्य के निकट कब होती है, तो पृथ्वी जो सूर्य के निकट के बारे में बात करें तो ये होती है 3 जनवरी के दिन। कब, 3 जनवरी के दिन। और पृथ्वी जो सूर्य के सबसे दूर किस दिन होती है, किस दिन सबसे दूर होती है, तो ये 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। कब, 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूर होती है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। किसे, जापान को। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक होती है। और कोणार्क मंदिर या फिर इसे कहते हैं सूर्य मंदिर या फिर ब्लैक पैगोडा, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। और बात करते हैं पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो 3 जनवरी के दिन। पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है, 4 जुलाई। आप सौर और उपसौर की घटना आप लोग पढ़े होंगे, ये है आपका। तो अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने किया था रेडियो एक्टिविता की खोज। किसने, हेनरी बेकुरल ने किया था रेडियो एक्टिविता की खोज। और आपसे पूछे कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, रेड क्रॉस के आपसे पूछ ले कि संस्थापक कौन है, तो इनका नाम है हेनरी डोनाट। कौन, हेनरी डोनाट है रेड क्रॉस के संस्थापक। हेनरी डोनाट है रेड क्रॉस के संस्थापक। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज आपसे पूछे कि किसने की थी, तो ये किए थे हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज। ठीक, तो इतनी चीजें तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने किया रेडियो एक्टिविता। अगर रेड क्रॉस के संस्थापक पूछे तो हेनरी डोनाट बताएंगे। अगर आपसे हाइड्रोजन की खोज पूछे तो हेनरी कैवेंडिश बताए। इसमें कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से हमने तीनों प्रश्न लिया है। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकुरल, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनाट, और हाइड्रोजन की खोज कौन की है, हेनरी कैवेंडिश ने किया। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो मधुमेह में किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग। किसमें, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। पूरा लिखेंगे, मधुमेह के उपचार में होता है। और आपसे पूछे कि इंसुलिन के बारे में, तो सबसे पहले ये बताएंगे कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इंसुलिन का जो निर्माण है अग्नाशय में होता है। कहाँ पे, अग्नाशय में होता है इंसुलिन का निर्माण। और बात करते हैं, और इंसुलिन के बारे में आप लोग पूछे कि आपसे इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को रक्त में शर्करा की मात्रा क्या करता है,
नियंत्रण करता है। यहाँ पे शर्करा गलत लिखा गया है, लेकिन आप लोग इसे करेक्ट कर लेंगे। शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो एफ बेंटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। किसने? एफ बेंटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन का अति श्रावण हो रहा है, यानी कि अधिक सिक्रेशन हो रहा है, यानी कि अधिक बहाव हो रहा है, तो इसको क्या मतलब इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया रोग। कौन? हाइपोग्लाइसीमिया रोग नामक रोग हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वो इंसुलिन के अधिक भाव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में, ठीक, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है और इंसुलिन का कार्य क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। रक्त में क्या करता है? ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि रक्त में ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करेगा, चलिए ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वो क्या बोलते हैं इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो एफ बेंटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। किसने? एफ बेंटिंग ने इंसुलिन का खोज किया था। और इंसुलिन का अधिक श्रावण क्या कहलाता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग का कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। किसने? रांटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि दूरबीन की खोज किसने की थी, दूरबीन की खोज किसने की थी, तो दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि रेडियो की खोज किसने की, रेडियो का निर्माण किसने किया या फिर आविष्कार पूछ ले, तो इसको बनाया था मार्कोनी ने। किसको? मार्कोनी ने बनाया। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछे कि पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया था, पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया था, पेनिसिलिन बनाने वाले एफ फ्लेमिंग थे। कौन? एफ फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन का निर्माण करा था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया। ठीक, और दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। पेनिसिलिन का निर्माण एफ फ्लेमिंग ने किया। एफ फ्लेमिंग ने किया। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया। इटली के रहने वाले हैं। बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू कहाँ का त्योहार है? ये असम का त्योहार है। बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का त्योहार है। अगर आपसे पूछे कि पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, पोंगल, तो ये है पोंगल आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु का ये फेमस त्योहार है पोंगल। आपसे पूछे कि गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का फेमस त्योहार है, गिद्धा एंड भांगड़ा ये कहाँ का फेमस त्योहार है, तो ये है आपका कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में मनाया जाता है गिद्धा और भांगड़ा, पंजाब में। और अगर आपसे पूछ ले कि ओणम कहाँ का त्योहार है, ओणम, तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये केरल में मनाया जाता है ओणम। और नवरोज कहाँ किस धर्म का त्योहार है, नवरोज, तो ये पारसियों का त्योहार है, पारसी धर्म का त्योहार है फेमस। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का, पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का, और गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का, और ओणम जो है केरल का है। नवरोज त्योहार जो है पारसी समुदाय के लिए है। अब बात करते हैं पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। और आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किससे संबंधित है, ईसीजी टेस्ट के बारे में पूछे तो ये हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से संबंधित है। और आपसे पूछे कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि हृदय स्पंदन के बारे में, हृदय स्पंदन के बारे में, तो हृदय स्पंदन के बारे में तो 72 बार प्रति मिनट होता है। कितनी बार? 72 बार प्रति मिनट हृदय का स्पंदन होता है। और बात करते हैं हृदय में कक्ष कितने होते हैं, मानव के हृदय में कक्ष की संख्या पूछे कितनी होती है, तो इसमें चार कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और वाल कितने होते हैं, वाल, तो इसमें वाल भी कितने होते हैं, 4 वाल होते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था, तो प्रथम जो है हृदय प्रत्यारोपण के बारे में बात करें तो ये हुआ था, किया था किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन, सबसे पहले ये बताएंगे किसके डॉक्टर ने किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। और बात करते हैं इन्होंने हृदय का पत्ते जो है ट्रांसप्लांट कब किया था,
1967 में किया था। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पेसमेकर का संबंध हृदय से है और ईसीजी टेस्ट का भी संबंध किससे, हृदय से। हृदय का स्पंदन के बारे में बात करें, 72 बार प्रति मिनट होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस वाक्य का मतलब ये है। और बात करते हैं हृदय के अध्ययन को क्या कह लेते हैं, कार्डियोलॉजी कहलाते हैं। हृदय में कक्ष कितने होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, यानी कि चैम्बर 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। और हृदय में वाल्व कितने लगे होते हैं, तो वाल्व भी कितने, 4 लगे होते हैं। ठीक, और बात करते हैं प्रथम हृदय प्रत्यारोपण की बात करें तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे, और 1967 में इन्होंने सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आंवले में उपस्थित विटामिन, तो आंवले में जो है फिर खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी होता है। अगर आपसे पूछे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी ये पूछे किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। और आपसे पूछे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है, सूर्य के प्रकाश में आपसे पूछे कि कौन सी विटामिन होती है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होती है। और आपसे पूछे कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है, बेरी नामक रोग ये कमी होती है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी नामक रोग, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक होती है। किसके, विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी नामक रोग होती है। और आपसे पूछे कि रिकेटस नामक किस विटामिन की कमी से, रिकेटस तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से, रिकेटस नामक रोग विटामिन डी की कमी से। और बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, बांझपन तो ये कमी होता है विटामिन ई की कमी से। क्या होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आंवले में उपस्थित विटामिन सी होता है, और रतौंधी में कौन सी विटामिन कमी से, विटामिन ए की कमी से। सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी मिलती है। और बात करते हैं बेरी किस विटामिन कमी से होता है, तो इसे रिकेटस कहते हैं, सॉरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और रिकेटस नामक रोग विटामिन डी की कमी से। और बांझपन जो है विटामिन ई की कमी से होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, या फिर पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे मानव शरीर की, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है, यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या मानव शरीर की आपसे पूछे सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी। और आपसे पूछे कि थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसमें से आपसे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है थायराइड से। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। मास्टर ग्रंथि के बारे में बात करें तो इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। होता कहाँ पे है, तो ये मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे, मस्तिष्क में होता है। बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आप लोग जानते हैं विलियम बेंटिंग है थे। कौन, विलियम बेंटिंग है। कई बार हमने बताया कि विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल। और आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और या फिर आपसे पूछ ले कि भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, या फिर भारत का प्रथम वायसराय का क्या नाम था, कैनिंग था। क्या, कैनिंग था। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो है अंतिम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का जो है अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। कौन, माउंटबेटन था भारत का अंतिम वायसराय। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर प्रथम वायसराय भारत का कौन था, कैनिंग था। कौन, कैनिंग था। और भारत का अंतिम वायसराय अगर पूछ ले तो माउंटबेटन थे। ठीक, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप देखने को मिलता है हीरा होता है। और प्रकृति में हीरा जो है ये प्रकृति में पाया जाने वाला
ये सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? प्रकृति में पाया जाने वाला ये सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि हीरा का अपरूप क्या है, तो सॉरी कार्बन का अगर आपसे पूछ ले कि अपरूप क्या क्या है, जैसे कार्बन का अपरूप हो गया हीरा, हो गया कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट हो गया कार्बन का अपरूप है। क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। जैसे कोक हो गया कार्बन का अपरूप है, कोयला हो गया, ये भी सभी क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये घटना किस में होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे हीरा में। और आपसे पूछे कि पन्ना की खान क्यों प्रसिद्ध है, पन्ना की खान क्यों प्रसिद्ध है, तो पन्ना की जो खान है वो फेमस है हीरा के लिए, हीरा के लिए। और पन्ना की खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और वहीं आपसे पूछे कि किम्बरले की खान क्यों फेमस है, किम्बरले की खान ये क्यों फेमस है, तो ये भी हीरा के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि कार्बन के सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। कार्बन के अपरूप कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक हो गया, कोयला हो गया, ये सभी कार्बन की क्या है? अपरूप है। और हीरा जो है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हीरे में। पन्ना की खान क्यों फेमस है? हीरे के लिए मध्य प्रदेश में स्थित है। और किम्बरले की खान फेमस है हीरे के लिए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कागज का आविष्कार किसने करा था, तो कागज का आविष्कार करने वाले कौन है? चीन है कागज के आविष्कार करने वाले। और बात करते हैं चीन सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है। विश्व में चीन सर्वाधिक जो है देशों से क्या बनाता है? देशों से सीमा साझा करता है। तो ये बताएंगे आप लोग ये कितने देश से सीमा साझा करता है, तो ये 14 देश से सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछे कि रूस कितने देश से सीमा साझा करता है, तो ये भी 14 देश से सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं चीन के बारे में, तो यहाँ पे बड़ा सा चीन लिखेंगे। और चीन के बारे में जैसे आपसे पूछे कि चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन है चीन की मुद्रा। क्या है? युआन है चीन की मुद्रा। और आपसे पूछे कि चीन के बारे में, तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में है। और बात करते हैं पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? पंचशील जो है समझौता के बारे में किसके बीच में होता है? जो पंचशील समझौता है ये हुआ था भारत और चीन के बीच में, भारत एंड चीन के बीच में। और ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कागज का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? चीन ने। चीन सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ। और बात करते हैं रूस भी हमारा 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन के बारे में बात करें, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और पंचशील समझौता जो है अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और चीन के बीच में हुआ था, 1954 में हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से मानी जाए? तो ओलंपिक जो खेल हैं ये एथेंस से शुरुआत हो। कहाँ पे? एथेंस से शुरू हुआ था। और एथेंस कहाँ पे? यूनान से ये शुरू हुआ था। एथेंस यूनान से ये शुरू हुआ था। ये 1896 में शुरू हुआ था। और ओलंपिक खेलों में आपसे पूछे कि भारत कब भाग लिया था? ओलंपिक खेलों में भारत कब भाग लिया था? तो ये सन 1900 में भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। ठीक, और ओलंपिक खेलों का आपसे पूछ ले कि आयोजन कितने वर्षों में होता है, तो ये 4 वर्ष में आयोजन होता है ओलंपिक खेलों का। और आप साथ में बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और इसका आप लोग बताएंगे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लुसाने में हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ओलंपिक में भारत भाग लिया सन 1900 में। ओलंपिक का खेलों का आयोजन 4 वर्षों में एक बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि इसी दिन क्या हुआ था? इसी दिन क्या हुआ था? यूएनईपी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी।
यूएनईपी की स्थापना हुई थी और यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून। कब हुआ था? 5 जून 1972 में। तो इस दिन मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है इस दिन? विश्व पर्यावरण दिवस। और आपसे पूछे कि पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1972 में, 73 में पहली बार मनाया गया था। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, यूएनईपी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यूएनईपी के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो नौरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे? नौरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ पर्यावरण की वजह से। आपसे पूछे कि पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या? पारिस्थितिकी कहते हैं पर्यावरण का अध्ययन। और आपसे पूछे कि वन एवं पर्यावरण ये किस सूची का विषय है? ये किस सूची का विषय है? तो वन और पर्यावरण ये है समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 5 जून के दिन? क्योंकि इसी दिन यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। बात करते हैं पहली बार कब मनाया गया? 1973 में मनाया गया। यूएनईपी के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। और पर्यावरण एवं पर्यावरण का जो अध्ययन है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। और वन एवं पर्यावरण की सूची का विषय समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक टीम ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारतीय ओलंपिक टीम ने अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो 8 गोल्ड जीते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कुल कितने पदक जीते हैं तो आप लोग 12 बताएंगे, जिसमें से 8 गोल्ड था, 1 सिल्वर पदक था और 3 क्या थे? 3 ब्रांज थे। ठीक, तो ये कुल 8 पदक जीते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहला ओलंपिक किसने जीता था? सबसे पहला ओलंपिक विजेता आपसे पूछ ले, पहला ओलंपिक विजेता कौन है? तो जेम्स कॉलोनी है पहला ओलंपिक विजेता। कौन? जेम्स कॉलोनी है पहला ओलंपिक विजेता, कॉलोनी। ठीक, अब बात करते हैं 2012 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? 2012 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो 2012 में ओलंपिक खेला गया था लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। और 2016 में ओलंपिक खेला गया कहाँ पे? रियो ब्राजील में। कहाँ पे? रियो ब्राजील में खेला गया था। और आपसे पूछे कि 2020 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो ये टोक्यो हुआ था। टोक्यो कहाँ पे? जापान में हुआ था। कहाँ पे? जापान में, टोक्यो। और आप लोग बताएंगे कि 2021 में कहाँ, सॉरी 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा। ठीक, तो इसका रिवीजन करते हैं। भारतीय ओलंपिक टीम में हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये बात करते हैं, कुल पदक जीते हैं 12, लेकिन केवल स्वर्ण पदक जीते पूछे तो गोल्ड में 8 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर, 3 ब्रांज जीते हैं। पहला ओलंपिक विजेता कौन है? जेम्स कॉलोनी है। और 2012 में बात करते हैं ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? लंदन में। 2016 में ओलंपिक रियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे? रियो ब्राजील में। और 2020 में ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ। और अगला ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा आप लोग बताएंगे। सॉरी अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या? देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहला
विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1975 में। कब? 1975 में। और कहाँ पे हुआ था? नागपुर, भारत में। कहाँ पे? नागपुर, भारत में। हमारी राजभाषा है क्या? हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसे अनुच्छेद नंबर 343 में रखा गया है। और बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी के दिन मनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे 10 जनवरी के दिन। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और यहाँ पे नागपुर, भारत में हुआ था। और राजभाषा हमारा क्या है? हिंदी है। अनुच्छेद इसे 343 में रखा गया है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन। लेकिन आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। और दयानंद सरस्वती आपको बताएं ही, इन्होंने क्या किया? आर्य समाज की क्या की? आर्य समाज की स्थापना किया। क्या किया? आर्य समाज की स्थापना करा। और बात करते हैं कब किया था? तो 1875 में किया। और दयानंद सरस्वती के मूल नाम के बारे में चर्चा किए। जैसे इनका मूल नाम क्या था आप लोग बताएंगे। और आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो ये भी आप लोग बताएंगे, सत्यार्थ प्रकाश की रचना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। करो या मरो का नारा किसने लिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो जब आंदोलन चला था उस समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का आंदोलन लगाया, वो नारा लगाया। 8 अगस्त 1942 को ये अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। या फिर कहीं कहीं आपको 9 अगस्त भी मिल सकता है 1942। ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीजें। जैसे आपसे पूछे कि साबरमती जो आश्रम था इसकी स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना भी गांधी जी ने किया। गांधी जी ने। और कब हुआ? 1917 में हुआ। 1916 भी कहीं कहीं डेट मिलता है। ठीक, अब गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह तो ये था आपका कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। जबकि कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, बिहार में 3 कठिया प्रथा के विरोध में। भारत में पहला सत्याग्रह भारत में यही था, चंपारण सत्याग्रह। और इन्हें अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। और कांग्रेस के ये किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए? तो कांग्रेस की ये अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी। कांग्रेस के किस अधिवेशन की? तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जो कि बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। और 1924 में इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने लगाया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त 1942 को चल रहा था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करा? महात्मा गांधी जी ने। और 1916-17 इसका डेट मिलता है। भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1917 में। अर्धनग्न फकीर किसे कहते हैं? तो विंस्टन चर्चिल को कहते हैं अर्धनग्न फकीर। और कौन से कांग्रेस की इसने अधिवेशन की अध्यक्षता किए? तो गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है कर्दम मल्लेश्वरी है। कौन? कर्दम मल्लेश्वरी है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक, और आपसे पूछेगा कि सायना नेहवाल का जो संबंध है वो किस खेल से है? सायना नेहवाल का जो संबंध है
वो बैडमिंटन से, किसका, बैडमिंटन से है साइना नेहवाल का संबंध है। और कब खेलती है, तो ये 2012 में क्या हुआ, कांस्य पदक जीती थी। कौन सा पदक, कांस्य पदक ये जीती थी। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। जैसे आपसे पूछे कि कौन कौन से गोले होते हैं, तो हरा, लाल, काला, पीला, नीला। ये ओलंपिक गोले में 4-5 रंग होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टिक ऑप्शन बनाएगा, कहेगा इसमें से कौन नहीं था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो काडम मल्लेश्वरी सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीती थी। सायना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन में पदक जीती है, कौन सा, 1912 में कांस्य पदक। ठीक, बात करते हैं ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, तो 5 छल्ले लगे होते हैं, लाल, काला, हरा, पीला, नीला। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किसके जन्मदिन पे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, इनके जन्मदिन पे खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को। कब मनाते हैं, 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद को, मजा नहीं आ रहे हो, मेजर ध्यान चंद्र। ठीक, अब मजा है। हाँ, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हॉकी के जादूगर। क्या कहा जाता है इन्हें, हॉकी के जादूगर। किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा के बारे में भी ध्यान रखेंगे। तो क्या है आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले रिवीजन करेंगे, किसके जन्मदिन पे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है उसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। इनकी आत्मकथा है गोल। बात करते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना किए थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन, श्यामलाल गुप्त पार्षद इसकी रचना की थी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ की रचना किसने किया, आनंद मठ की रचना किसने की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था आनंद मठ की रचना। और आपसे पूछे कि गीतांजलि की रचना किसने करा, गीतांजलि की रचना, तो इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और बात करते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, तो इसकी रचना की है चाणक्य। चाणक्य इसकी रचना की है, या फिर इनका नाम है विष्णुगुप्त। क्या है, विष्णुगुप्त। और फिर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। और मेघदूत की रचना किसने करा, मेघदूत की रचना तो कालिदास किए थे। मेघदूत की रचना कालिदास। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसकी रचना की। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर। और मेघदूत की रचना कालिदास ने किया। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। संबंधित किससे था, ये राजनीति से संबंधित था। जय हिंद का नारा किसने लगाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था जय हिंद का नारा। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा भी किसने लगाया था, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने लगाया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था, तो ये भी आपकी किसने लगाया था, दयानंद सरस्वती ने। इसने दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, तो ये लगाया था आपके भगत सिंह ने। किसने, भगत सिंह ने लगाया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और आराम हराम है का नारा किसने लगाया था, आराम हराम है का नारा
किसने लगाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था, आराम हवा हराम है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मारो फिरंगी को नारा किसने लगाया था? मारो फिरंगी को, तो ये लगाया था आपको, मारो फिरंगी को ये लगाया था, क्या बोलते हैं, मंगल पांडे ने, मंगल पांडे ने लगाया था। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का भी नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही लगाया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? दयानंद सरस्वती ने लगाया था। इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। और बात करते हैं आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाया था। मारो फिरंगियों को ये नारा लगाया था मंगल पांडे ने। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी किसके कारण से होती है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी। और आपसे पूछे कि पशुओं में महामारी रोग जो भी होते हैं वो उसका कारण कौन सा होता है? तो वो हमेशा वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण पशुओं में महामारी रोग होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता था? सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? विश्व का पशुओं का सबसे बड़ा मेला, तो विश्व में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो सोनपुर लगता है, सोनपुर। और सोनपुर कहाँ पे है? बिहार में। बिहार फेमस है, विश्व का जो सोनपुर का बिहार है वो फेमस है किस लिए? पशुओं का सबसे बड़ा मेला के लिए। और संगम युग में जो है वो जो युद्ध होते हैं इनका कारण क्या होता था? और संगम युग में युद्ध का संगम युद्ध में युद्धों का कारण होता था पशुओं की चोरी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। और पशु में महामारी नामक रोग वायरस के कारण होता है। और विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है पशुओं का ये सोनपुर बिहार में होता है। और संगम युग में जो युद्ध का कारण क्या होता है? पशुओं की चोरी होती थी। ठीक, यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य कौन सा करता है? तो देखिए, यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम गुर्दा या फिर आप लोग किडनी समझेंगे, किडनी करता है। यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम करता है। और किडनी की बात करें, यहाँ पे किडनी लिख लेते हैं भाई, किडनी की इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो है वो नेफ्रॉन होती है किडनी की। ठीक, और किडनी की पथरी पूछा जाता है, किडनी में पथरी हो जाता है, तो ये पथरी पूछा जाता है किसकी बनी होती है? तो ये पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किडनी की जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है शरीर में? रक्त को शुद्ध करने का काम वो करता है आपका किडनी। किडनी क्या करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? वृक्क भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम गुर्दा या फिर किडनी करता है। और किडनी के बारे में बात करें, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो ये नेफ्रॉन होती है। और बात करें किडनी की पथरी के बारे में, तो किडनी की जो पथरी है कैल्शियम ऑक्जेलेट है किडनी की पथरी, और रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी से वो वृक्क करता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। हेलो, और आपसे पूछे कि विटामिन के बारे में, तो विटामिन की खोज किसने करा था? तो विटामिन की खोज किसने करा था? फंक ने किया था विटामिन खोज की खोज। अब बात करते हैं भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी?
तो भारत में आपातकाल 1962 में पहली बार लगाया गया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है साधारण नमक का रासायनिक नाम, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि पीतल में किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसको रिवीजन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, और आपसे पूछे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। क्या? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। चार मीनार का निर्माण किसने करा था? तो कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था चार मीनार का निर्माण। जीटी रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने बनवाया था। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जीटी रोड का निर्माण करा था। ठीक, और आपसे पूछेगा कि देख लीजिए शुरू से, तो ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। और बात करते हैं विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपसे पूछे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन नामक रोग होता है विटामिन ई की कमी से। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, विटामिन ए घुल जाएगा, विटामिन ए घुल जाएगा, विटामिन के, विटामिन डी, ये सभी वसा में घुल जाएंगे। आपसे पूछेगा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट, तो ये पाया जाता है विटामिन 12 में। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इतनी चीजों का रिवीजन। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन की खोज फंक ने किया। वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई, के, डी। और आपसे पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी12 में। आपातकाल की घोषणा सबसे पहले भारत में कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। इस समय भारत और चीन का क्या चला था? भारत और चीन का क्या चला था? युद्ध चला था। ठीक, और बात करते हैं कुल कितनी बार भारत में आपात लगा था? कुल 3 बार आपात लग चुका है। 3 बार। एक बार 1962 में लगा, एक बार 1971 में लगा, एक बार 1975 में लगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है? भारत में राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है? तो ये अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 352 में है। और आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय शासन क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन किस में है? राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? तो ये है आपका आर्टिकल 356 में है। और वहीं आपसे पूछे कि वित्तीय आपात किस आर्टिकल में है? वित्तीय आपात किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 360 में है। अभी तक एक भी बार नहीं लगा। तो रिवीजन करेंगे। आपसे पूछे कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी पहली बार? तो 1962 में। अभी तक कुल कितनी बार लग चुका है आपातकाल? 3 बार। एक बार 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, फिर 1975 में लगा। राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद नंबर 356 में है। और बात करते हैं वित्तीय आपात कितने में? आर्टिकल 360 में है। ठीक, हेलो, रुक जाइए थोड़ा देर, 10 मिनट 15 मिनट, 10 मिनट रुका, 10 मिनट, 10 मिनट में आती। और अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है NaCl है। इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली जो गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका फार्मूला क्या होता है? N2O। N2O और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों आप लोग याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का, तो इसका सूत्र होता है D2O। लेकिन रासायनिक नाम पूछे तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम
ऑक्साइड इसका सूत्र होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे यूरिया का बताइए तो यूरिया का बहुत पूछा जाता है, तो इसका होता है NH2CO NH2, ठीक। NH2CO NH2, ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पीतल धातु किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जगह फेमस है, पीतल के बर्तन के लिए ये मुरादाबाद फेमस है। कहाँ से, मुरादाबाद यूपी में ये फेमस है। अगर आपसे पूछे कि टांका जो धातु होता है, टांका धातु या फिर सोल्डर, आप लोग देखे होंगे सोल्डर जो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है तार जोड़ने के लिए प्रयोग करता है, तो वो टिन प्लस सीसा का मिश्रण होता है, टिन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। वहीं आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण होता है, ये कॉपर का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर जिंक और निकल का मिश्रण होता है। किसका, कॉपर जिंक और निकल का मिश्रण होता है, ठीक। तो इसका रिवीजन आप लोग करेंगे। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धन जयपुरा कोट्टे। श्रीलंका को क्या कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं। श्रीलंका को क्या कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं। और श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंहली भाषा बोली जाती है श्रीलंका में, सिंहली नामक भाषा। और ये तमिलनाडु के संपर्क में होने के कारण तमिल भी इसमें बोली जाती है। श्रीलंका के बारे में बात करें, ये भारत के लोकेशन पूछे तो भारत के ये दक्षिण में आप लोग बताएंगे स्थित है, भारत के दक्षिण में। और आपसे पूछे कि श्रीलंका में सर्वाधिक मान्यता किस धर्म को देती है, सर्वाधिक मान्यता किस धर्म की है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं, बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं। और आपसे पूछे कि मन्नार की खाड़ी किसके बीच में है, मन्नार की खाड़ी। या फिर आपसे पूछे कि पाक जल संधि ये किन के बीच में है, तो ये दोनों है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत एंड श्रीलंका के बीच में। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो नेत्रदान में कार्निया भाग दान किया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि निकट जो दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मायोपिया कहते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें क्या होती हैं, नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। और आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, क्या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, वो पास की चीजें नहीं दिखाई देती, पास की चीजें नहीं दिखाई देती है। और जो है नेत्र में प्रतिबिंब आपसे पूछ ले कि कहाँ बनता है, नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपके रेटिना पे, नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। और प्रकाश नियंत्रण का काम आंख में प्रकाश नियंत्रण का काम कौन करता है, तो ये आपको आइरिस करता है प्रकाश का नियंत्रण का काम। क्या, आइरिस प्रकाश नियंत्रण का काम करता है। ग्लूकोमा नामक रोग और ट्रेकोमा नामक रोग, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा या फिर मोतियाबिंद पूछे, ये सभी किससे संबंधित बीमारी है, तो ये सभी आंख से संबंधित बीमारी है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार आपसे पूछ रहे कि स्थित कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। और 1591 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक। हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, तो हाईटेक सिटी ये आपके हैदराबाद को कहते हैं। किसे, हैदराबाद को कहते हैं हाईटेक सिटी। और हैदराबाद आपसे पूछ ले कि किस नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, ठीक। और हैदराबाद के आपसे पहले निजाम पूछ ले कौन है, तो हैदराबाद के जो पहले निजाम बने थे वो आसफ जय है। कौन, आसफ जय हैदराबाद के पहले निजाम है। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इस जीटी रोड का जो पूरा नाम है, तो शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड क्या कहते हैं, क्या, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे सड़क ए आजम भी कहते हैं, सड़क ए आजम भी कहते हैं। और बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के बारे में, जैसे आपसे पूछे कि इसका मूल नाम क्या था शेरशाह सूरी का, तो इसको फरीद खां भी बोलते हैं। क्या, फरीद खां इसका मूल नाम था। और शेरशाह सूरी के बारे में आपसे पूछे कि मकबरा कहाँ पे स्थित है शेरशाह सूरी का, तो सासाराम में इसका मकबरा है, सासाराम
राम में इसका मकबरा है। सासाराम कहाँ पे? बिहार में स्थित है। और शेरशाह सूरी के बारे में बात करें, ये पटना के संस्थापक हैं। संस्थापक आपसे पूछ ले तो शेरशाह सूरी हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत किसका था? तो इसका राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। ठीक, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था, ये पूछा जाता है, ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। और बात करते हैं, इसने एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है इंडिका। ये मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक एक लिखा था। ठीक, अब बात करते हैं निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया था। कार्नेलिया इसकी पुत्री का नाम था। और कार्नेलिया की आगे चल के शादी किससे हो जाती है? तो इसकी शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी शादी हो जाती है कार्नेलिया की। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान गए। प्रथम मुस्लिम क्या बोलते हैं आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक, कासिम ने कब भारत पे आक्रमण किया था? तो ये 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। और ये भारत पे आक्रमण करके सबसे पहले किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था सिंध के एक राजा थे। सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। किसने? सिंध के राजा दाहिर को इसने पराजित किया था। ठीक, अब बात करते हैं, इसने जजिया कर को सबसे पहले किसने शुरू किया था? जजिया कर सबसे पहले शुरू किसने करा था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर को शुरू किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ पे? यूएसए में से क्या बोलते हैं? स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। और वहीं यहाँ से पूछे कि 7 पहाड़ियों का जो नगर है, 7 पहाड़ी का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ी का नगर रोम इटली को कहते हैं, रोम को कहते हैं। और लघु यूरोप की संज्ञा किसे दी जाती है? लघु यूरोप किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्रांस को लघु यूरोप कहते हैं। और बात करते हैं यूरोप का, अगर आपसे पूछे यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तो यूरोप का जो रोगी है वो किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। किसे? तुर्की को कहते हैं यूरोप का रोगी। और झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? झीलों की वाटिका कह के संबोधित किसे कहते हैं? किस भौगोलिक उपनाम है? तो यह फिनलैंड का भौगोलिक नाम। किसको? फिनलैंड को कहते हैं। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन, तो ये कहते हैं आपको न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। ठीक, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन, तो ये नाम है फेरी क्वीन। ठीक, फेरी क्वीन है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन। और आपसे पूछे कि रेल इंजन के बारे में, तो रेल इंजन की खोज किसने की थी? तो रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफन ने की। किसने? जॉर्ज स्टीफनसन ने किया रेल इंजन की खोज। किसने किया? जॉर्ज स्टीफनसन। अब भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में आपसे पूछे कि पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल जो चली थी 16 अप्रैल कब चली थी? 16 अप्रैल 1953 चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। और ये चली थी आपके मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में। और ये कितने किलोमीटर की दूरी थी? 34 किलोमीटर की दूरी थी। और इसमें शासन किसका था? इस समय शासन कौन कर रहा था? इस समय डलहौजी का शासन था। किसने? डलहौजी ने शासन शुरू किया था, शासन था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। ऋग्वेद में युद्ध के देवता किसे माना जाता था? इंद्र को माना जाता है। लेकिन इंद्र के लिए यहाँ पे पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। और इंद्र शब्द का जो है वो ऋग्वेद में प्रयोग कितनी बार है? तो 250 बार है ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग। और वहीं आपसे पूछे कि अग्नि का उल्लेख कितनी बार ऋग्वेद में मिलता है? अग्नि का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अग्नि का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 200 बार मिलता है। और गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र, तो ये है आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और वहीं आपसे पूछे कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो सोम को जो ऋग्वेद का समर्पित जो मंडल है वो मंडल है आपका 9वां मंडल, 9वां मंडल। ठीक, और वो जो है आपके ऋग्वेद में वितस्ता किस नदी को कहा जाता है? ऋग्वेद में वितस्ता किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहता है आपका झेलम नदी को। क्या?
झेलम नदी को कहा जाता है वितस्ता। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। और ये दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र था। क्या था, और सब पागल थे, शाहजहां का ये सबसे बुद्धिमान पुत्र था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शाहजहां का ये क्या था, बुद्धिमान पुत्र, या फिर कह लो बहुत मानता था शाहजहां से, ये शाहजहां का राजा बेटा था। ठीक, और दारा शिकोह के बारे में इसकी कुछ उपाधियां थी, जिसकी उपाधि के बारे में भी पूछा जाता है। इसकी जैसे कि उपाधि थी शाह इकबाल, शाह इकबाल इसकी उपाधि थी। क्या, शाह इकबाल। और इसकी उपाधि एक थी बुलंद इकबाल की। क्या, बुलंद इकबाल की भी ये उपाधि थी इसी की। ठीक, और बात करते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ या फिर धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध ये लड़ा गया था किसके किसके बीच में, तो ये एक तरफ था औरंगजेब, ये उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। औरंगजेब किसके बीच, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्के जारी किए थे। और गुप्त काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के लोगों ने किए, जारी किए, सर्वाधिक किस सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के भी किसने जारी किए, गुप्ता वालों ने जारी किए सर्वाधिक सोने के सिक्के। और आपसे पूछे कि मंदिर निर्माण की कला का शुरुआत किसने किया, मंदिर निर्माण कला का जो शुरुआत है वो भी सबसे पहले किसने किया, गुप्त शासकों ने किया। और वहीं आपसे पूछ ले कि दशमलव पद्धति का जो शुरुआत है वो भी किसने शुरू किया था, तो भी गुप्ता वालों ने किया। और बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने किया था, तो किया था कुमार गुप्त ने। किसने, कुमार गुप्त ने करा था। और बात करते हैं गुप्ता काल के बारे में, जो हमको जानकारी किसे मिलती है, तो ये हमको मिलती है जानकारी विष्णु पुराण से। किसने, विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। और ये कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1952 से हुई थी। और कलिंग जानते हैं आप लोग कहाँ पे है, उड़ीसा में, कलिंग उड़ीसा में। और ये आपसे पूछे किसने किया था, तो बीजू पटनायक ने शुरू किया था। बीजू पटनायक ने, उड़ीसा के सीएम हैं बीजू पटनायक ने शुरू करा था कलिंग पुरस्कार को। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो ये 16 नवंबर 1945 में इसकी हेडक्वार्टर स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ पे, लंदन में हुई थी। बात करते हैं लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन से, मीरा कुमार। लेकिन आपसे पूछे कि लोकसभा की पहली महिला दलित महिला स्पीकर कौन है, तो इसके भी जवाब कौन हो जाएगा, मीरा कुमार ही हो जाएगा, क्योंकि ये दलित महिला थी। और लोकसभा के आपसे पूछे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा के बारे में गठन के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 19 सबसे पहले 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। और लोकसभा को विघटन कब किया जाता है, तो विघटन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं विघटन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 85 के तहत करते हैं। ठीक, और लोकसभा के अगर आपको सदस्य बनना है तो आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कितना होता है, गणपूर्ति कोरम, तो गणपूर्ति या फिर 1/10 होता है। टोटल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1 नवंबर 1956 को बना था। कौन, वो 1 नवंबर 1956 को बना था। और वहीं आपसे पूछ ले कि पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है, पुलिकट झील, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है पुलिकट झील। और आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी लोकनृत्य कहाँ का है, कुचिपुड़ी लोकनृत्य कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का लोकनृत्य है। इससे तेलंगाना कब अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ था, तो ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को। कब, 2 जून 2014
14 को। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संसद में सम्मिलित है, तो संसद खुद सम्मिलित है केवल आर्टिकल नंबर 79 में संसद है। और संसद के अंग पूछ ले तो अंग कितने हैं संसद के? 3 है। कौन कौन से? एक तो आपका लोकसभा हो जाएगा, एक राज्यसभा हो जाएगा, एक राष्ट्रपति हो जाएगा। लोकसभा के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 51 और 81 और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। ठीक, और बात करते हैं लोकसभा को क्या कहते हैं? इसे अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन, सॉरी इसे अस्थायी सदन कहते हैं। क्या? अस्थायी सदन कहते हैं। और इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन, और द्वितीय प्रथम सदन, और फिर क्या कहते हैं इसे? निम्न सदन भी कहते हैं, इसे निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन, या फिर इसे कहते हैं द्वितीय सदन, या फिर इसे कहते हैं उच्च सदन भी इसे कहते हैं। ठीक, और बात करते हैं, और जो संसद होता है इसका जो अधिवेशन होता है, अधिवेशन ये शुरू कब से होता है? अधिवेशन शुरू होता है ये जनगण मन से। कौन से? जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है उससे शुरू होता है। लेकिन जो अधिवेशन है उसका समापन किससे होता है? तो हमारे राष्ट्रीय गीत से होता है। किससे? राष्ट्रीय गीत से इसका समापन होता है। ठीक, बात करते हैं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से होता है, दूध से श्वेत क्रांति का संबंध। और दूध में प्रोटीन कौन से होते हैं? तो दूध में प्रोटीन आपसे पूछे तो केसीन प्रोटीन दूध में होते हैं। और दूध में शर्करा आपसे पूछे कि कौन सी शर्करा होती है? तो लैक्टोज शर्करा होती है दूध में। कौन सी? लैक्टोज शर्करा। और दूध को आपसे पूछे कि दही में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम पूछे तो रेनिन एंजाइम है। कौन सा? रेनिन एंजाइम है। और आपसे पूछे कि दूध को किसमें? दही में कन्वर्ट करने वाला, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु का नाम क्या है? जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि दूध की शुद्धता की माप किसमें करते हैं? दूध की शुद्धता की माप किसे करते हैं? तो ये करते हैं लैक्टोमीटर से। किसके? लैक्टोमीटर से। और दूध में कौन सी आपसे पूछे कि विटामिन नहीं होता है? तो ये होता है विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। ठीक, तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल के सब्सक्राइब, और इसी तरह और भी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जुड़ जाइए। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आज थोड़ा जल्दी था इसलिए हमने वीडियो जल्दी में कंप्लीट किया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद।